बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और प्रेशर ऑफ गैसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं और इसके साथ साथ जो है कि इसकी इम्पोर्टेंस भी जानेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपको आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इस वजह से आप इसे अपनी बुक पे मार्क कर लें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके ज़्यादातर जो अजम्पशंस हैं या इसके जो पास्टुलेट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस और इसको हमने जो है कि वो एनिमेशन के साथ समझना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती क्या है। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें असल में गैस के मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन और उनकी मोशन के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ-साथ हमें ये भी बताती है कि जो गैस का प्रेशर है किसी वेसल के अंदर वो किस तरह डेवलप होता है। असल में जो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है किसी वेसल के अंदर, वो इस तरह से डेवलप होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। उनका उनके साथ कोलिजन होता है जिस वजह से प्रेशर डेवलप होता है। इसके साथ-साथ ये हमें उस गैस के टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर उसके साथ-साथ दूसरी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है और डिफ्यूजिबिलिटी है, तो उसको जो है ना ये भी साथ-साथ एक्सप्लेन करती है। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों ने ये इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आपने ये पैराग्राफ ऊपर वाला 4 लाइन का लिख देना है। उसके बाद नीचे जो है कि जो हमारे पास एक आइडियल गैस जो है, उसके लिए जो असम्पशन्स बनाई गई, तो वो क्या थी? या इनको पास्टुलेट भी कहा जाता है कि बाद दफ़ा वो कह देते हैं कि आइडियल गैस के पास्टुलेट लिखे। तो बच्चों ये हमारे पास जो असम्पशन बनाई गई थी कि आइडियल गैस कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा और वो गैस किस तरह कोलाइड करेगी। तो ये देखते हैं ये हमारे पास इसके जो हैं कि 4 पॉइंट्स बनते हैं जो हम बल्कि 5 बनते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर टू देयर साइजेस। अब देखा ये गया है इसके अंदर कि जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स होंगे, वो जो है कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस बंद है तो उस गैस के जो पार्टिकल हैं वो लार्ज नंबर में होंगे, यानी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद एन होगी। और वो पार्टिकल गैस होने की वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर-दूर होंगे। यानी वो अपने साइज़ से ज़्यादा उनके दरमियान डिफ़रेंस होगा, सेपरेशन होगी। और जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो स्फेरिकल होंगे, वो स्फ़ियर होंगे। इसके बाद क्या होगा कि दूसरा पॉइंट ये है कि गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन इन रैंडम डायरेक्शन। गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, ठीक है, और रैपिड मोशन में होंगे। ठीक है, यानी वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसकी मोशन बहुत फास्ट होगी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखें कि किसी एक पार्टिकल को आप गौर से देखें तो वो वॉल्स के साथ कॉन्टिन्यूअसली टकरा रहे हैं और इसके साथ-साथ वो अपनी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली टकराने के बाद चेंज कर रहा है। ठीक है? और ये तमाम पार्टिकल रैंडम मोशन में हैं और रैपिड मोशन में, इनमें मोशन बहुत ज़्यादा यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये रैपिड मोशन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है तीसरा जो इसका पोस्टुलेट था वो ये था कि कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल एंड द कंटेनर वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो जब कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगे तो वो जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़े हुए हैं। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें जो पार्टिकल होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं होती, उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, आइडियल केस में।
तो वो जो परफेक्टली इलास्टिक वही ग्लूइन होगा जिसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलाइड करते हैं विद वॉल ऑफ कंटेनर तो वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते बल्कि वो एनर्जी उनके अंदर जो है ना वो कंज़र्व रहती है, वो बार-बार कोलिजन करते रहते हैं। फोर्थ जो इसका पोस्टुलेट ये था, अजम्पशन ये थी कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल अंटिल द पार्टिकल परफॉर्म कोलिजन विद ईच अदर। तो ये कहा गया कि जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। वो पार्टिकल जो हैं वो कोलिजन जब तक एक दूसरे के साथ नहीं जो है कि एक दूसरे के साथ करते, तो उस वक़्त तक कोई उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी और उनके रिपल्शन नहीं होगी। ठीक है? वो असल में जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो वो रिपल्शन या अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस वजह से वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा जाते हैं। जो इसका फिफ्थ पॉइंट ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब जो पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो मूव कर रहे हैं इन रैंडम डायरेक्शन, तो वो डिपेंड करती है गैस के टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये थे बच्चों वो वाले पॉइंट्स जो हम लोगों ने क्लियर करने थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम के प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है और ये क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको हमने तवज्जो के साथ यहाँ पे पढ़ना है और इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स अटैच करूँगा क्योंकि आप लोग अपनी बुक पे उससे आप हेडिंग्स बना सकते हैं और उसको प्रॉपर समझ सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि ये प्रेशर ऑफ गैस जो है वो हमने किस तरह डिफ़ाइन करना है और प्रेशर ऑफ गैस होता क्या है। तो अब हम यहाँ पे ये मैंने यही पिक्चर जो है वो वहाँ एक पेज पे लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये नोट्स हैं जो आप लोगों ने इससे जो है ना वो स्टडी करनी है। ये सारी आपकी बुक वाला ही है लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आप लोगों को इसको तैयार करना आसान हो। यही हेडिंग्स आप अपनी इन लाइन्स को देखते हुए ऊपर बना सकते हैं अपनी बुक पे भी। अब ये देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ हमें क्या बताती है कि वी कैन यूज़ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ टू ड्राइव एन इक्वेशन व्हिच रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ है ये जो है कि इक्वेशन डेराइव करने में हमें मदद करती है। ये इक्वेशन हमें जो गैस की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी उनके दरमियान जो है एक रिलेशन बताती है हमें। ठीक है? तो इसके साथ हम कुछ अज़म्पशन लेंगे यहाँ पे कि अज़म्पशन ये होगी कि इट इज़ assume that a single molecule is moving in a tube-like box of each side L. This molecule has mass m and is moving with velocity v. ये कहा गया है कि पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा ये कंटेनर जो है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। ठीक है? तो क्या होगा कि उसके अंदर सिर्फ़ हम क्या करते हैं कि ये एक क्यूबिकल वेसल लिया है, इसको क्यूब का नाम देते हैं। क्यूब उसको बोलते हैं जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी हो। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको 3D में लिया, यानी इसको एक्स, वाई, ज़ी में लिया हमने और इसके अंदर जो है कि हमने किसी एक पार्टिकल को हमने गौर करना उसके ऊपर। क्योंकि एक पार्टिकल की अगर हम मोशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम सब पार्टिकल का एक तरह का ही बिहेवियर होगा, तो वो सब के लिए फिर हम जनरलाइज़ कर देंगे वो सारे का सारा जो उसका इफ़ेक्ट होगा। अब हम क्योंकि ये क्यूबिकल वेसल है, इनकी साइड को हम यहाँ पे लेंथ L, इसकी विड्थ को भी विड्थ L रख देंगे और इसकी हाइट को भी L रख देंगे क्योंकि ये क्यूबिकल है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलोंग एक्स एक्सिस जो है हम इसकी जो है ना वो मोशन मोशन पे गौर करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। और ये वाला जो फेस है जिसको कलर किया हुआ है, ये फेस के साथ जब टकराएगा,
ठीक है? तो इसकी जो वेलोसिटी है जिसके साथ ये आके उसके साथ टकरा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी वो v है, ठीक है? तो जब ये इस फेस के साथ टकराने के बाद वापस जाएगा, ठीक है? तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? कि इस डायरेक्शन में जब मूव किया तो ये वेलोसिटी हमने v ले ली, जब ये इसके साथ कोलाइड करके ये वापस जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हम v नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन जो है वो बेस करती है, तो मैटर करती है। इस वजह से हमने क्या किया कि राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानब आएगा तो हम उसको पॉजिटिव रख लेंगे। जब वापस जाएगा तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस वजह से उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि असल में जो गैस का प्रेशर है वो पहले हम साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं कि वो होता क्या है। गैस का बच्चों प्रेशर ये होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये असल में जब किसी भी अ, वॉल के साथ टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं। वो जो मोमेंटम है ये इन वॉल्स के ऊपर अप्लाई होता है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकंड, ठीक है? तो वो मोमेंटम जो है एक्चुअली प्रेशर डेवलप करता है, इस वेसल के अंदर। तो अब हमने जो है ना इसका मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है कि ये मोमेंटम क्या होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे हम ये अगली हेडिंग भी पढ़ लेते हैं कि इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, यानी बैक और फोर्थ का मतलब क्या है आगे पीछे मूव करना, ऑसिलेट करना, कि क्योंकि ये ये यहाँ से इस यहाँ से मूव कर ऐसे इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया इसी में, ठीक है? फिर इसी तरीके से यहाँ से फिर आगे जाएगा, टकरा के फिर वापस आएगा। तो ये इसको बैक एंड फोर्थ मोशन का नाम दे देते हैं। या कि एक यहाँ पे एक कोलिजन के दौरान भी बैक एंड फोर्थ मोशन है, यानी ये पहले राइटवर्ड गया फिर लेफ्टवर्ड आया, तो ये इस वजह से इसको बैक फोर्थ मोशन का नाम दे दिया गया। कोलाइडिंग एट a regular interval with the walls and therefore it contribute to the pressure of the gas। तो ये उसके साथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये टकराएगा, इस वजह से ये प्रेशर डेवलप करने का बायस बनेगा। इसके बाद बच्चों क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूल। We are going to work out the pressure exerted by this one molecule on the wall of the box and then deduce the total pressure produced by all the molecules। तो असल में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। इस वजह से हम एक मॉलिक्यूल का जो वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उसको जो है कि तमाम मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर सिमिलर मानते हुए हम तमाम मॉलिक्यूल का ये प्रेशर जो है ना वो जो है डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद क्या है कि गैस मॉलिक्यूल इन रैंडम मोशन, हमें ये बात मालूम है जैसा कि हमने पीछे जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखा, तो जो गैस है इस कंटेनर के अंदर उसके अंदर जो है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, यानी मुसलसल वो वहां पे रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मोशन एंड कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दीज पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड frequently collide with one another and with the wall of the container। अब ये पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर और वो बहुत ज़्यादा जो है इनके दरमियान कोलिजन हो रहा है आपस में भी और कंटेनर की वॉल के साथ भी। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंटेनर वॉल्स निकालते हैं, तो व्हेन गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल्स दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग ईच कोलिजन। तो ये क्या करते हैं कि जब मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल्स के साथ टकराते हैं तो असल में ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से इनका मोमेंटम जो है कोलिजन के दौरान चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ गैस प्रेशर, असल में गैस प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रेशर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by exerted per unit area of the container walls as the result of these collision। ठीक है, यानी इन कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जो असल में प्रेशर पर यूनिट एरिया जो है वहां पे एग्जर्ट होती है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, तो वही क्या बन जाता है प्रेशर बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। सिंस द कोलिजन आर इलास्टिक नो एनर्जी इज लॉस्ट। इलास्टिक कोलिजन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसा कोलिजन जिसमें जब कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनमें लॉस्ट नहीं होती, ठीक है, वो एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये आइडियल केस होता है।
तो इस वजह से ये एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये पार्टिकल जो होंगे वो कंटिन्यूअसली मोशन में उसी वक्त ही होंगे जब इनमें एनर्जी कंजर्व रहेगी कोलिजन के बाद भी। तो the average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas। अब जरा देखिएगा कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है और मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट या असम्पशन के अंदर भी देखा। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन इस तरीके से है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी गैस का, तो वो क्या करेगा कि उस गैस के पार्टिकल जो होंगे वो कंटेनर के साथ अपना कोलिजन बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ क्या है कि ये जो हमारी जनरल गैस इक्वेशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होती है, जिसको हम पढ़ते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएंगे इसके वो क्या-क्या हैं, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पहले ही। तो अब जो हमारा के बी जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जॉल पर केल्विन है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और एन जो है एवोगाड्रोस नंबर है। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है 6.2 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है और जनरल गैस कांस्टेंट है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है कि ये टोटल इस तरीके से रिलेशन बना हुआ है इक्वेशन में। अब हम निकालते हैं फर्दर उसकी जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो ऊपर क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर ये एन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो है एवोगैड्रोस नंबर है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को या मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं उस गैस के। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो अगर हम एन की जगह पे ये वाली इक्वेशन पुट कर दें, तो हमारे पास बन जाता है पी वी इज इक्वल टू एन ओवर एन ए आर टी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को इस तरीके से। एन शुरू में ले लेते हैं, आर ओवर एन ए कर लेते हैं, इनटू हम टी ले लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पे जो हमारा आर ओवर एन एन ए है, ये क्या चीज़ है? ये बच्चों यहाँ पे आर ओवर एन ए को हम लिख सकते हैं इक्वल टू के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे के। तो के बी ये आ जाएगा, तो ये आएगा एन के बी टी। ठीक है, पी बी इज इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से ये रिलेशन बना। तो अब फर्दर जो है प्रेशर को हम और बेहतर तरीके से देख लेते हैं कि एज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया exerted ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, therefore each time a gas particle collide with the wall of the container and exert a force on the wall of the container, this force spread over whole wall area of the container। तो जब ये प्रेशर लगता है तो पूरी वॉल के ऊपर फिर ये प्रेशर exert करता है। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे बच्चों कि यहाँ पे दिया गया था कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 NMV इस तरह का जो हमें ये रिलेशन दिया गया था। तो इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो
असल में जो टॉपिक है वो ये है जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने असल में प्रूव करना है, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि ये चीज़ जो है ना हमें प्रूव करके दिखाएँ। ठीक है? ये देख सकते हैं हमारे पास जो P इज़ इक्वल टू 2/3 N नॉट KE, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने प्रूव करना है। यानी हमारा यहाँ पे असल में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है? तो ये असल में हमने ये प्रूव करना है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अज़्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है, ये वाला। इसके अंदर गैस फ़िल्ड है और ये मॉलिक्यूल जो है, ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है। ठीक है? जब ये मूव करता है तो अलोंग एक्स एक्सिस जब राइटवर्ड जाता है तो v पॉज़िटिव हो जाता है, जब लेफ्टवर्ड जाता है तो v नेगेटिव हो जाता है। ठीक है? तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो मज़ीद जो इसकी कैलकुलेशन है वो क्या है, कि हमारे पास जो मोमेंटम में चेंज आता है, वो मोमेंटम क्या है? इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, P फॉर मोमेंटम है यहाँ पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m v x कर देंगे, ठीक है? mv क्या होता है? जो यहाँ पे मोमेंटम होता है, ठीक है? आमतौर पे आपने पढ़ा होगा मोमेंटम की डेफिनेशन P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है? क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इस वजह से हम इसको Vx लिख देंगे, तो ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि देखें जब ये अ, इनिशियल जो वेलोसिटी थी इसकी, वो किधर थी? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। तो जब फाइनल होगा तो टकराने के बाद जब ये वापस आ रहा होगा, तो उस वक़्त इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी होगी। इस वजह से हम v नेगेटिव पुट करेंगे, इसलिए ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल बट ठीक है, अब हम इसका चेंज निकालते हैं। चेंज बच्चों क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम हम लेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है? तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? फाइनल है और ये हमारे पास इनिशियल है। तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो ऐड हो के ये -2mvx बन जाएगा। तो ये आएगा चेंज इन मोमेंटम। अब हमने निकालना है टाइम पर कोलिजन, यानी जो हमारे पास जिस टाइम में कोलिजन हो रहा होता है, वो हमने निकालना है। तो अब आपकी बुक में डेल्टा टी नहीं लिखा हुआ, आप इसको लिख लें। अब ये देखिए कि जो हमारे पास वेलोसिटी वाली इक्वेशन होती है, वो होती है s/t, ठीक है? या स्पीड वाली। तो यहाँ से आपने डेल्टा टी लगा लेना है, शॉर्ट टाइम है। तो ये बाकी क्या लिखा है? s/v लिखा जाएगा। अब s क्या है? s डिस्टेंस है जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ भी जो ये वाली l है, सारी तमाम लेंथ जो है वो l है। तो अब मॉलिक्यूल अगर यहाँ से ट्रैवल करके इस फेज़ तक आता है यहाँ, तो ये कितना इसने डिस्टेंस कवर किया? 1l। अब यहाँ से होके वापस जाएगा उसी पोजीशन पे वापस, तो इसने फिर एक लेंथ और l कवर की, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2l। ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से ये 2l डिस्टेंस बनता है। तो s की जगह फिर क्या आ जाएगा? 2l, और जो हमारी ये स्पीड थी जो, उसी vx लगा देंगे। ठीक है? तो ये टाइम कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमने निकालनी है स्पीड। ठीक है? सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। अब ये देखिए कि जब ये मॉलिक्यूल जो है टकराता है वॉल के साथ, तो ये क्या करता है? अपना मोमेंटम चेंज करता है पर यूनिट टाइम। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी ये सेकंड लॉ और मोमेंटम का जो रिलेशन है, वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कवर किया हुआ है। तो अब बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है? डेल्टा पी, और मॉड लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। ठीक है? तो हमारे पास जो ऊपर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? मॉड ले लिया। मेरे पास ये मोमेंटम था, ये देख लें।
मैंने फिर इसका मॉड किया तो ये जो मॉड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये पॉजिटिव होगी। तो अब मैं डेल्टा पी की जगह पे क्या रख दिया, 2m(vx) रख दिया, और डेल्टा टी की जगह पे, बच्चों ये देखिए कि आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। डेल्टा टी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपने ये देखें 2l/vx रख दिया। अब जो vx है ये इस तरह आए तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, मैथ का रूल है ये। तो ऊपर जाके जब ये मल्टीप्लाई होगा और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये टोटल क्या बन गया, एम वी एक्स वी एक्स दो थे तो वी एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। एल जो है नीचे वो एज इट इज आएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारे पास कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंटेनर वॉल, ये हमें क्या बताती हैं कि दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। ये हमने जो फोर्स निकाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की निकाली है जो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो इसको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप इतना लिख दें काफ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है कि प्रेशर का जो है रिलेशन निकालते हैं। तो प्रेशर किसी की इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर को आमतौर पे आपने इस फार्मूला में पढ़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स एज इट इज आ जाएगी। एरिया क्या होता है, ये जो हमारे पास क्यूबिकल वेसल जो है इसका एरिया क्या, लेंथ इनटू विड्थ होगा। तो क्योंकि हमने इसकी हर साइड एल की को रखी हुई है तो विड्थ में भी एल आएगा, तो ये क्या बना, l², ये बना है, ठीक है। तो अब जो हमने पीछे भी फोर्स निकाली है, तो ये फोर्स हमारे पास आ गई थी ये वाली। इस फोर्स को आप कोई इक्वेशन का नाम दे लें, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला में। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करें, हम यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट बच्चों करेंगे, तो ये फोर्स का क्या आ जाएगा, वी mv(x²/l डिवाइडेड बाय l², ये आ गया। अब ये वाला जो l है ये नीचे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, mv(x²/l³, ठीक है बच्चों। अब देखिए l³ क्या है, अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम निकालो क्यूबिकल वेसल का, तो आप कहेंगे लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो हमारे पास हर डायमेंशन किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको बेटे क्या लिखेंगे, l³। तो l³ किसकी इक्वल है, एक्चुअली वॉल्यूम की इक्वल है। तो हम इसको l³ को फिर वॉल्यूम लिख देंगे, ये वॉल्यूम आ गया। इसके बाद बच्चों के नेक्स्ट है टोटल प्रेशर ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल। ये आपने अभी जो निकाला है ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला आपने, ये वाला, ठीक है। तो अब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तमाम मॉलिक्यूल की वजह से जो डेवलप हो रहा है। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वन कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, द टोटल फोर्स वी मस्ट ऐड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल दैट स्ट्राइक द वॉल। अब हम देखिए एक मॉलिक्यूल का अगर ये प्रेशर है तमाम मॉलिक्यूल का भी ऐसा ही होगा। तो हम फिर क्या करते हैं कि अब तमाम मॉलिक्यूल का जो है ना वो प्रेशर लेके इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे जो प्रेशर ड्यू टू एन मॉलिक्यूल कैसे लेंगे, कि डिवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बाय एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है, देन द गिव द प्रेशर पी ऑन दैट वॉल। अब ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे v(x²) जो है वो एक मॉलिक्यूल का था, ठीक है। v(x²) एक मॉलिक्यूल का था, तो ये एक मॉलिक्यूल का हुआ। फिर हमने क्योंकि तमाम हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर हमने प्रेशर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि तमाम जो मॉलिक्यूल की जो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटीज होंगी सबको हमें ऐड करना होगा, ठीक है, उनका सम लेना होगा एंड सो ऑन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक जाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर। तो अब हम इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस कंटेनर के अंदर, वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो एन एम की इक्वल है। यहाँ पे एन जो कैपिटल है ये नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एम है वो हर पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम फिर क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो फिर इक्वेशन 13.6 जो है वो इस तरह से हो जाएगी, P इज इक्वल टू एन एम ओवर वी इंटू वी वन एक्स स्क्वायर
प्लस v2x² प्लस सो ऑन। अब हमने इसमें इन्वॉल्व करना है नंबर ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट, तो ये आ जाएगा vnx² आ जाएगा और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमने यहाँ पे डिवाइड में भी हमने n लगाना है। क्यों? क्योंकि ये n डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किया हमने यहाँ पे, ठीक है, पहले ये नहीं था, तो अब हमने मैथमेटिकल बैलेंस रखने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों किया। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 13.7 का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो क्या होगी कि v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन vnx² डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चों, ऊपर वाली जो टर्म है उसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारे पास i की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके n तक जा रही है और इसमें जो वैल्यू इस्तेमाल हो रही है vi x और उसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास जो है कि इस तरह लिखा जा सकता है इसको। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है n। बच्चों आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले हम इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख लें कि वी एक्स, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये मीन स्क्वायर लिया, अभी ये वाली जो टर्म है ये अपना मीन स्क्वायर कहलाती है वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं गैस के वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी रैंडम मोशन में जा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या v है। अब जब वापस आएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी -v। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी टोटल मोशन काउंट करें तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा v प्लस v/2। ये कैंसिल होकर आंसर क्या देंगे 0। तो यहाँ पे जो है कि उनकी मोशन क्या कहलाएगी 0, हालांकि वो मूव कर रहे हैं, 0 नहीं है। तो जब तक इसके अंदर माइनस वैल्यू होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि ये माइनस वाली जो टर्म्स होती हैं इनको हमें प्लस करने के लिए जो जितनी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है उनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो माइनस वाली जब टर्म्स का स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बाद में हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ताकि जो है कि वो रिजल्ट जो है वो स्क्वायर के बगैर हमें हासिल हो जाए। और इस चीज़ को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी हम अगर वी एक्स स्क्वायर इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं तो इसको बोलते हैं VRMS, रूट मीन। आर से रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम उसको, और ये वाले लेस और ग्रेटर ये वाले जो सिंबल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मीन वैल्यू को। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू को। तो नेक्स्ट ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है तो अलोंग एक्स एक्सिस उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हम इस तरह लिखेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी, और वाई की डायरेक्शन में हम इस तरह लिखेंगे, और अलोंग जी एक्सिस होगी तो वो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि तीनों जो है कि डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो यूं आएगा इस तरीके से। जैसे हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते थे कंपोनेंट्स में, तो हम उनके तमाम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट का सम ले लेते थे, तो वो उनका रिजल्टेंट क्या आता था, उस वेक्टर के इक्वल आता था। तो ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये इनका रिजल्टेंट है तीनों डायरेक्शन में, ओवरऑल वेलोसिटी समझ लें। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होगा कि हमें ये बात मालूम है कि तमाम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तमाम पार्टिकल की वो सेम है, यानी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो हम इन सबको क्या लिख सकते हैं, इक्वल एक दूसरे के लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस वाली इक्वेशन को 13.8 कहते हुए हम इसको जो है ना ए की वेरिएबल में लिख लेते हैं। हम ले के वेरिएबल आ रहे थे एक्स वाला,
तो हम एक्स डायरेक्शन में सबको लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी इस तरीके से, इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, यानी सबको एक्स की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमने सारी वैल्यू जो है ना वो एक्स में ही कैलकुलेट की है शुरू से। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा कि ये 3v x² इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों के, इसको जो है कि 3 जो है वो राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा वी स्क्वायर, यानी वी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, वी एक्स स्क्वायर की, तो ये वी एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमने इनको जो है ना वो ऊपर इक्वेशन में पुट करना है, कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी 13.7 वाली जो इक्वेशन थी उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे, तो पुट इन 13.7, उसमें हम इसको जाके पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू एन एम ओवर वी इंटू क्या आ जाएगा 1/3 वी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि एन एम ओवर 3v और वी स्क्वायर, ये वाला जो v है ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो है कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे कि इस वाले v को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम ये वाला v उधर ही रखें तो ये डेंसिटी की इक्वल आता था, यानी P इज इक्वल टू क्या हो, ये असल में ये इक्वेशन थी जो उसने प्रूव का हमें शुरू में टाइटल में दिया था, तो वो ये हमने प्रूव कर दी। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रखें एन एम वी स्क्वायर ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि हमारे पास आ जाएगा एन ओवर 3, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3 एन एम ओवर वी, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डेंसिटी वाला फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एन एम ओवर वी। अब n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लिया जा रहा है, वैसे तो वो रो जो है हमें पता है कि वो मास ओवर वॉल्यूम होता है, लेकिन हमारी सिचुएशन में nm पूरा लेना पड़ेगा। तो अब ये वाली जो फिर ये वाला जो रिलेशन है ये रो की इक्वल पुट हो जाएगा, तो ये 1/3 रो वी स्क्वायर, इस तरीके से ये बच्चों इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको जो है कि एक तो ये रिलेशन आ गया डेंसिटी की फॉर्म में, अब इसको अगेन हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं कि डेंसिटी का जो है रिजल्ट आप दोबारा वापस से लौटा दें कि एन एम ओवर वी। ठीक है, हमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इसको पुट करना कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। तो अब बच्चों ये देखिए कि P इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस तरीके से, एन ओवर वी इंटू एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हमने बनानी है। काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है 1/2 होता है, तो हम क्या करते हैं 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई, 2/3 कर दिया, एन ओवर वी कर दिया, और इसके बाद 1/2 कर दिया वी स्क्वायर। ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें ये बात मालूम है कि n ओवर v जो होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है, इसको n नॉट भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास बना p इज इक्वल टू 2/3 n नॉट, और ये वाली चीज़ क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें हासिल हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
ये वाली चीज़ जो है ये सारी क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद हम अगर कांस्टेंट वाली ये टर्म खत्म करें तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल और इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो रिलेशन होता है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी डायरेक्शनल, यानी जो एक डायरेक्शन में हम इसको जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी को डील करते हैं। तो ये आ गया। तो ये हमारे पास जो एक क्वेश्चन था हैंस रूल, ठीक है। तो ये बच्चों ये था वो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना था। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।